मैं हूं मनोहर मनोज, पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पिछले करीब 1.5 महीने से भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी जो पहलगाम के आतंकवादी यात्रा से शुरू हुई और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। 4-5 दिनों में ऑपरेशन सिंदूर जो है एक तरह से उसका पटाक्षेप हो गया, यानी कि युद्ध विराम हो गया। और उसके बाद बयानों का एक तरह से अदला बदली, एक तरफ पाकिस्तान के शहबाज शरीफ अलग अलग देशों में जाकर अपनी नैरेटिव दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सीमावर्ती शहरों में जाकर रैलियां करके एक तरह से अपनी जो है पर्सपेक्टिव और नैरेटिव दे रहे हैं। और आज इस आलोक में भारत के सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिस्टर चौहान ने जो एक बयान दिया, जिसे लेकर के ये बार बार सुगबुगाहट और फुसफुसाहट चल रही थी। पाकिस्तान ने दावा किया कि 7 मई को जब भारत ने हमले किए पाकिस्तान के 9 आतंकवादी कैंपों पर, और उसके तहत करीब करीब 25 हमले किए गए और जिसमें 100 से ज़्यादा आतंकवादी हलाक हो गए। और उसके बाद पाकिस्तान ने ये दावा किया कि हमने भारत के कम से कम 5 या 6 जेट जो है फाइटर जेट जो है गिरा दिए, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं था। भारत के प्रवक्ता ने इसका कोई तफसील नहीं दिया। उसने सिर्फ यह बताया कि 9 आतंकवादी कैंपों को, जो कि उन्होंने पूरे तौर पे रिसर्च किया था कि ये आतंकवादियों के पनाहगाह हैं, यहाँ पर कई दशकों से आतंकवादियों को कैंपिंग किया जाता, आतंकवाद की बड़ी दुर्दांत संस्थाओं का ये हेडक्वार्टर है, जिसमें कि मुरीद के यानी कि लश्कर तौयबा और बहावलपुर यानी कि जैश ए मोहम्मद, इन दोनों के बहुत बड़े कैंप हैं, जिस पर कि विगत में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन बालाकोट के जरिए नहीं छुआ था। केवल उन कैंपों पर जहां से कि आतंकवादी लॉन्चिंग पैड के जरिए भारत की सीमा में भेजे जाते हैं, वहां पर केवल हमला किया था। लेकिन इन 9 जगहों पर इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बहाने जो पहलगाम में जितनी विभत्स आतंकवादी हत्या धर्म पूछ करके की गई, एक तरह से कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया उस कश्मीर के सबसे खूबसूरत पहलगाम की वादियों में। उसके बाद भारत देश ने और भारत के प्रधानमंत्री ने ये लगातार पाकिस्तान को चेतावनी दी कि हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे, इसका भयंकर बदला लेंगे। कई जनसभाओं में अंग्रेजी में ये बात कहा कि पूरे दुनिया को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आतंकवादियों के जो परपिटेटर हैं, जो इसके स्पॉन्सर हैं, उनको हम कहीं का ना छोड़ेंगे। और भारत ने ये बात बिल्कुल बता दिया, बयानों के जरिए कह दिया। लेकिन मुझे लगता है कि भारत ने कहीं ना कहीं रणनीतिक चूक की। बयान देने के बजाय पूरी तैयारी करनी थी, हर तरीके के मल्टी डायमेंशनल मल्टी एस्पेक्ट तैयारी कर करके फिर हमला बोलना था। लेकिन एनीवे 7 मई को एक तरह से भारत के आर्मी ने और आर्मी से ज़्यादा वायुसेना ने मिलकर के जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया, कि कल हो करके हम जब पहली न्यूज ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुनते हैं, तो उसमें यह सुनाया जाता है कि चाइना ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने क्या हमला किया, भारत ने कितने नुकसान किए, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या थी, ये खबर बाद में आई, लेकिन चाइना की प्रतिक्रिया हमें पहले सुनाई पड़ी। फिर बताया गया कि भारत ने उस पहलगाम आतंकवादी हमले का पूरा बदला ले लिया और उस बदले के तहत 9 आतंकवादी कैंपों को 25 बड़े हमलों के तहत कई मिसाइलों और कई ड्रोन के जरिए उनके सारे आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त कर दिया गया। फिर पाकिस्तान की तरफ से ये स्वीकार किया गया कि उन पर हमला हुआ। फिर 1-2 दिन के बाद हमने देखा कि उन तमाम आतंकी जो उसमें मरे, उनके जो है उनकी पूरी एक तरह से उनका क्रेमेशन किया गया। और उस क्रेमेशन को बिल्कुल एक तरह से राजकीय तरीके से पाकिस्तान सरकार ने उनका जो है क्रेमेशन किया। उसमें पाकिस्तान के आर्मी भी शरीक हुए और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भी शरीक हुए। यानी कि ये बात क्लियर हो गई कि पाकिस्तान के स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर में कोई अंतर नहीं है, चाहे वो एक तरफ अलग यूनिफॉर्म में आतंकवादी हों या फिर सेना के यूनिफॉर्म में वहाँ की आर्मी हो। लेकिन आज जिस तरीके से ये बीच में ये बातें चल रही थी कि क्या सचमुच भारत का राफेल का नुकसान हुआ, भारत के प्रवक्ता वायुसेना के प्रवक्ता मिस्टर भारती ने ये कहा कि हमारे
कुछ जेट जंगी जहाज जो है जरूर नष्ट हुए हैं, लेकिन उसका मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा। कितने हुए हैं इसके बारे में भी नहीं बताऊंगा। लेकिन आज CDS ने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चौहान साहब ने जिस तरीके से सिंगापुर में एक सेमिनार के दौरान ये बातें जब कही, एक राइटर को अपना इंटरव्यू देते हुए, कि हमारे जो राफेल विमान जो है वो कुछ रणनीतिक चूक से, कुछ ऑपरेशनल गलतियों की वजह से नुकसान हुए, लेकिन नुकसान इम्पोर्टेंट नहीं था, नुकसान क्यों हुआ और उस नुकसान के कारण क्या थे, और उस नुकसान के कारणों की खोज करके उसको रेक्टिफाई करना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और फिर 7 तारीख के बाद हमने जो हमले किए, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े 8 एयरबेस जो हमने तबाह किए, वह उन गलतियों को सुधारने, गलतियों को ठीक करने और उससे उबारने का परिणाम था कि हमारी फिर जो है स्ट्राइक बिल्कुल सटीक हुई। तो दोस्तों, आज यह एक तरह से इस पर साया उठ गया कि भारत के क्या जंगी जहाज नुकसान हुए थे या नहीं हुए थे। बिल्कुल नुकसान हुए थे, इस बात को भारत के प्रवक्ता ने भी मान लिया, भारत के CDS ने भी मान लिया। लेकिन कुल मिलाकर के ये 4 दिन जो ऑपरेशन सिंदूर का जो वाकया हुआ, कि पहले दिन हमने 9 आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त कर दिया गया, उसके अलावा बहावलपुर से ये बयान वहाँ के दुर्दांत आतंकवादी अजहर का आया कि उनके परिवार के करीब 12 लोग इसमें हलाक हो गए, काश वह भी शहीद हो जाता तो एक तरह से उसे बड़ी संतुष्टि मिलती। तो इस बात से यह साबित हो गया कि जैसे मोहम्मद के कई आतंकवादी उस भारत के स्ट्राइक में मारे गए और भारत ने कहीं ना कहीं चैन की सांस ली। लेकिन भारत के नज़रिए से देखें तो बड़ा सवाल ये था कि लश्कर तैयबा, जो पिछले 2 दशक से भारतीयों में उस पाकिस्तानी खौफ का नाम है जो पाकिस्तान में रह करके भारत में तमाम आतंकवादी वारदातों को अंजाम दे चुका है, हाफिज सईद, और दूसरा कि वो अजहर जो एक तरह से पाकिस्तान इंडियन एयरलाइंस के विमान को हाईजैक के एवज में जिसे छुड़ाया गया, और वो भारत के लिए कितना बड़ा काल साबित हुआ कि उसने कई सारे अटैक किए, चाहे वो पार्लियामेंट पर अटैक हो, चाहे वो पुलवामा का अटैक हो, और चाहे और कई तरह के अटैक हो। तो उसे लेकर के भारत को उनकी अभी भी तलाश है। लेकिन दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम ये कहना चाहेंगे कि भारत में पाकिस्तान के लिए कश्मीर इन सारे एक तरह से परेशानियों की वजह है। इसी वजह से वो आतंकवादी वारदातों को जन्म देता है, भारत से हमेशा तनाव का एक तरह से माहौल बनाता है, और भारत का मौक़िफ़ यह है कि कश्मीर उसका अटूट हिस्सा है। तो मुझे लगता है चाहे वो भारत पाकिस्तान हो, हिंदू मुसलमान हो, पाकिस्तान और इंडियन आर्मी हो, पाकिस्तान का पाकिस्तानी आतंकवाद हो वर्सेस भारत की सेना हो, ये जो पूरे जो डिबेट और डिस्कशन जो है और पूरी दुनिया में जो इसका एक मौक़िफ़ बना कि कश्मीर जो है एक विवादित जगह है, दुनिया की नज़र में पाकिस्तान ये हमेशा बताने का प्रयास करता है कि कश्मीर जो है एक विवादित हिस्सा है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत ने पिछले 75-78 सालों में जो कश्मीर को लेकर के अपनी पर्सपेक्टिव बनाई कि कश्मीर उसका अटूट हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ यदि ये है कि कॉमनल पार्टीशन हुआ, 2 नेशन थ्योरी आई हिंदू और मुसलमान के नाम पर, तो उसमें कश्मीर जो है वो मुस्लिम मेजोरिटी रियासत है, और उस आधार पर वह उसका अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन है। यानी पाकिस्तान चाहता है कि उसे मुस्लिम मेजोरिटी के आधार पर उसे अलग मुल्क बनाया गया, तो कश्मीर उसका हिस्सा क्यों नहीं है। और भारत जो कि कहीं न कहीं एक तरह से सिचुएशनल कश्मीर के रियासत ने भारत में जब अपने को विलय किया, तो भारत यह मानता है कि कश्मीर अब वो मेरा हिस्सा बन चुका है, चाहे वो मुस्लिम मेजोरिटी क्यों ना हो। और भारत यह भी कहता है कि भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, अगर उसका एक प्रोविंस यदि अगर उसके अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज का एक मेजोरिटी स्टेट है, तो उसके आधार पर उससे भारत से उसको अलग नहीं किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत को अब पूरी दुनिया को ये बात बता देनी चाहिए कि उसके मुल्क का जो पार्टीशन किया गया वह इलीगल पार्टीशन था, वह अनैतिक पार्टीशन था, वह एक तरह से बिल्कुल घोर भारत के अखंड भारत और ऐतिहासिक भारत और कल्चरल भारत और वह एक सिविलाइजेशनल भारत के मूल अक्ष के खिलाफ था। जब हम भारत की प्राचीन सभ्यता और इतिहास को खंगालते हैं तो उसमें हमें लगता है कि बर्मा से लेकर के हिंदू कुश तक और ईरान से लेकर के नीचे केरल तक जो है भारत का रियासत था। और ऐसे में अगर ये हिंदू मुसलमान के नाम पर देश का विभाजन किया गया, वह मुसलमान जो कि 800 साल
अपने रूलर के जरिए इस देश में शासन करते रहे। यह ठीक है कि वह रूलर इंडिया के ओरिजिन मुसलमान नहीं थे, वह कहीं न कहीं चीन के तुर्की और ये चीन के मंगोल, चीन के बगल में मंगोलियाई मूल, और दूसरा उधर तुर्की, और तीसरा अजरबैजान जहाँ से बाबर आया था, कजाकिस्तान जहाँ से बाबर आया था, इन तीनों के वंशज थे जो कि अलग अलग तारीख में आए और भारत में हुकूमत कर गए। लेकिन अब भारत जब आज़ाद है, भारत एक सेकुलर देश है, भारत एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक देश है, ऐसे में अंग्रेजों ने और इधर से कांग्रेस और उधर से मुस्लिम लीग ने, इन तीनों ने मिलकर जो देश का पार्टीशन किया, दरअसल सारी बीमारियों की शुरुआत वहीं से हुई। और कश्मीर केवल उसका एक ऑफशूट है, उसका केवल एक ब्रांच है। लार्जर इशू ये है कि हिंदू और मुस्लिम दो नेशनलिटी के बहाने इस देश का जो भौगोलिक विभाजन किया गया, इस देश का जो सांस्कृतिक विभाजन किया गया, इस देश का जो इतिहास, संस्कृति और सभ्यता का विभाजन किया गया, जो भारत सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे बसा, वह सिंधु घाटी कहीं न कहीं आज उस पाकिस्तान में पड़ती है। यह ठीक है कि उसका ओरिजिन यानी कि सिंधु नदी जहाँ से निकलती है वह ग्लेशियर भारत के कश्मीर में है, और उस समझौते को जिसके तहत सिंधु का पानी पाकिस्तान जाता है, भारत ने रद्द कर कहीं न कहीं उस समस्या की जड़ों पर प्रहार किया है और पाकिस्तान को यह मैसेज देने का काम किया है कि तुम अब एनफ इज एनफ, अब तुम्हारा हमें असल दवाई करनी होगी कि तुम्हारा पानी और हुक्का ही बंद करना होगा, उसके बाद तुम संभलोगे। लेकिन पाकिस्तान मुल्क कहीं न कहीं अपने मजहबी उसूलों की वजह से या अपने निर्माण के मूल डीएनए की वजह से वह लड़ने, मरने और कटने में ही हमेशा विश्वास करता है। 3 जंगों में उसे मुंह की खानी पड़ी, और उसके बाद कारगिल में उसे भी एक तरह से उसको मुंह की खानी पड़ी। और अब जब आतंकवादी वारदातों को अपनाना उनकी बेसिक पॉलिसी है, वो डायरेक्ट लड़ना नहीं चाहते, वो आतंकवादियों के जरिए छाया युद्ध करना चाहते हैं, जिसको पूरे तौर पे डायरेक्शन और गाइडेंस देने का काम पाकिस्तानी आर्मी करती है और उसकी जो है इंटेलिजेंस संस्था आईएसआई करती है, और उसके तहत वह भारत से लगातार युद्ध छेड़े हुए हैं। एक पर्सपेक्टिव ये भी आई कि आपको कश्मीर चाहिए और कश्मीर को लेकर के आप इसे मुद्दा बनाते हैं, लेकिन कश्मीर के अलावा भारत के अनेक हिस्सों में भी आतंकवादी वारदातों को वहाँ के आतंकवादी तंजीमों ने जो है अंजाम दिया है। बम्बई हो, दिल्ली हो, भारत के कोई ऐसा शहर नहीं है, इवन कि कोयम्बटूर तक आतंकवादी वारदातों को अंजाम दिया गया। तो ऐसे में यह एक सिविलाइजेशनल वॉर है जो आज ऑपरेशन सिंदूर के बहाने देश में सर्वत्र चर्चायमान है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत इकोनॉमिक रूप से, जो कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी हमसे मेनी टाइम स्ट्रॉन्गर है, पॉपुलेशन जो वो 6 टाइम ज़्यादा है, तो फिर हम पाकिस्तान को अपना कॉम्पिटिटर क्यों मानते हैं? हम पाकिस्तान से अपनी आर्मी, अपनी इकोनॉमी और अपनी हैसियत, अपनी ताकत को क्यों कंपैरिजन करते हैं? अगर हमें अपनी हैसियत, ताकत को कंपैरिजन करना है तो हमें चीन से करना चाहिए, लेकिन हम पाकिस्तान से करके कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक तरह से नीचे और डाउन स्केल पर ला देते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने को इन्फीरियर बना लेते हैं। तो पाकिस्तान से कंपैरिजन कर, चाहे वो मीडिया वॉर के जरिए हो या पॉलिटिशियन के बयानों के जरिए हो या आर्मी प्रवक्ताओं के जरिए हो, मुझे लगता है कि हम अपनी पाकिस्तान से तुलना कर अपनी तौहीन कर रहे हैं। और ऐसे में यदि हमने पहलगाम आतंकवादी वारदात के बदले ऑपरेशन सिंदूर के बहाने पाकिस्तान को जबरदस्त नसीहत दी, और ठीक 12 घंटे के बाद जब पाकिस्तान ने लगातार ड्रोन हमले करने शुरू कर दिए, पाकिस्तान की आर्मी अपनी फेस बचानी शुरू कर दी, तो भारत थोड़ी देर के लिए सहम गया। भारत ने ये कहा कि हमने आतंकवादी कैंपों को नष्ट करके अपने लक्ष्य को पा लिया है, और उसके बाद भारत ने हमला नहीं किया। लेकिन जब पाकिस्तान ने जब ड्रोन से हमले करने शुरू किए और जब यह भी खबर आई कि भारत के फाइटर जेट राफेल को गिराया गया, तो भारत की आर्मी को कहीं लगा कि कहीं उनका मोराल डाउन ना हो, तो भारत ने पहले तो इंटरसेप्ट किया उनके तमाम ड्रोन हमले को। सैकड़ों हमले किए गए भारत की आर्मी और भारत के सारे तकनीक की वजह से, हमने सबको इंटरसेप्ट किया, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, ये सच्चाई है। और लेकिन उसके बाद जब भारत ने रिटेलिएट किया कि जब उन्होंने पाकिस्तान के मूल एक तरह से लॉन्चिंग पैड, जहां से वो अपने फाइटर जेट लॉन्च कर सकते थे, जो उनके आर्मी बेस थे, जो एयर बेस थे, भारत ने बड़े बड़े सटीक हमलों के जरिए, ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र के जरिए उनको तो एक तरह से बुलडोज कर दिया।
अब ये बात अलग है कि उसमें अमेरिका का बयान आता है कि हमने भारत और पाकिस्तान का सीज फायर लाया। भारत में कहीं ना कहीं इस बात की चिंताएं थीं कि हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमें विकास हमारी पहली प्राथमिकता है, हमें पाकिस्तान से युद्ध प्राथमिकता नहीं है, हमें पाकिस्तान के वो बाकी जगह नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान को केवल सबक सिखाना है कि हमारे निर्दोष अफराद को, हमारे निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या अपने वो आतंकवादी करतूतों के जरिए अंजाम देता है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से वही घिसी पिटी नैरेटिव कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। दहशतगर्दी का शिकार क्यों नहीं होगा? जब अपने सांप पालोगे तो कोई सांप आपके दुश्मन को डसेगा तो कोई सांप आपको भी डसेगा। और इसी का नतीजा है कि टीटीपी जन्मा है, इसी का नतीजा है कि बलूचिस्तान आर्मी जन्मी है, वो आप पर हमले कर रही है। लेकिन आपने तो कैटेगरी बनाई है गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट। बैड टेररिस्ट वो है जो आप पर हमले करता है, गुड टेररिस्ट वो है जो आपके दुश्मन भारत पर हमला करता है कश्मीर के बहाने। और आप ये जो टू वे जो आपकी पॉलिसी है, वह पॉलिसी इस कहावत को चरितार्थ करती है कि मियाँ की जूती मियाँ के सिर पर। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ज़्यादा आतंकवाद से मौतें होती हैं, ज़्यादा वहाँ खून खराबे होते हैं, और लेकिन उसके बाद भी कश्मीर का नशा और उनका जॉगुलर वेन में जो है वो खून की जो नलियाँ जो है उनकी बहने से रुकने का नाम नहीं लेती हैं। तो कुल मिलाकर के पर्सपेक्टिव ये है कि पाकिस्तान में सत्ता गाहे बगाहे आर्मी के कंट्रोल में है। पाकिस्तान की नेशनलिज्म का प्रतीक केवल वहाँ की आर्मी है, और उस आर्मी में भी पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत प्रिवेल करता है। क्योंकि भारत बहुत बड़ा मुल्क है, भारत में कई सारे आप कह सकते हैं एथनिसिटी, नेशनलिटी, रीजन, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, डायलेक्ट सब कुछ है, लेकिन फिर भी भारत एक यूनाइट है। भारत अपने डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के जरिए भारत यूनाइटेड है। लेकिन पाकिस्तान जो इस्लाम और मजहब के बुनियाद पर बना, वह पाकिस्तान भी अलग अलग तरीके से जो है अलगाववाद का शिकार है। कहीं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर जो पख्तून हैं वो अपना अलग ऑटोनॉमी चाहते हैं, उधर बलूचिस्तान जो ईरान के बॉर्डर पर है वो अपनी अलग ऑटोनॉमी चाहते हैं, सिंध और पंजाब में बेसिक डिफरेंस है। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान का जो कोर हिस्सा है और पाकिस्तान का जो नेशनलिज्म है वो पंजाब में जाकर के सिमट जाता है, और वह पंजाब में कोई डेमोक्रेटिक तंजीम नहीं उसे कंट्रोल करती। पंजाब को भी कंट्रोल करने वाले आर्मी है, केवल वो मुखौटा डेमोक्रेसी का लगाते हैं। मुखौटे में प्रधानमंत्री होता है, लेकिन बैक डोर से सारा कंट्रोल और सारा डायरेक्शन जो है आर्मी का होता है, और आर्मी को वहाँ एक मजबूत संस्था और मजबूत इदारा बनाया गया है। भारत 140 करोड़ की आबादी में जहाँ सैनिकों की आबादी केवल 13 लाख है, वही पाकिस्तान जिसकी आबादी इसका छठा हिस्सा 24 करोड़ है, वहाँ पर भी आर्मी की जो संख्या है वो 5-5.5 लाख है। यानी भारत का 40% और आबादी जो है 15%। तो देख सकते हैं कि कितना वहाँ पर आर्मी को जो है वो दिया गया है, तवज्जो दिया गया है। और फिर चीन और पाकिस्तान से वहाँ की आर्मी का जो एक तरह से बड़ा ही खतरनाक जो नेक्सस है, जो अलग अलग तरीकों से अलग अलग इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट के तहत जो है फल फूल रहा है, तो वह पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और पाकिस्तान के सारे जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जो सारे मुल्ला हैं, इन दोनों तीनों ने मिलकर के एक ऐसा वहाँ के रिजीम का कॉकटेल बनाया है जो अपने लिए ज़्यादा एक तरह से कब्र खोदते ही हैं, भारत को भी एक तरह से कहीं ना कहीं परेशान करने का काम करते हैं। लेकिन भारत मोदी के नेतृत्व में निश्चित रूप से एक नया भारत जन्मा है। यह बात ठीक है कि मोदी भी तमाम गलतियां करते हैं, तमाम रेटोरिक दे करके, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बोल करके और ज़्यादा मैस्कुलर अपील करके चीज़ों को खराब करते हैं। उनको बोलने के बजाय करने में विश्वास करना चाहिए, उनका काम बोलना चाहिए, न कि उनका मुंह बोलना चाहिए। जैसे शुरू में कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की आर्मी ने बहादुरी दिखाई, बिल्कुल बहादुरी दिखाई, क्योंकि भारत की आर्मी डिसिप्लिन है, भारत की आर्मी सेकुलर है, भारत की आर्मी प्रोफेशनल है, भारत की आर्मी हमेशा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हमेशा जो है उनके डिसिप्लिन में रहती है और उनके ऑर्डर को पालन करती है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी तो अपने को रूलर मानती है, आर्मी तो है ही, बल्कि वो पाकिस्तान का अपने को रूलर भी मानती है। तो भारत की आर्मी को आपको पूरा श्रेय देना चाहिए, शुरू में नरेंद्र मोदी ने दिया भी, लेकिन जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो सीज फायर हुआ, वो सीज फायर की कहानी अलग है। ये कहना गलत होगा कि भारत सीज फायर के लिए चुप नहीं था, और पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने से भारत को सीज फायर
करने का कोई मतलब नहीं बनता है। कहीं ना कहीं भारत चाहता था कि व्यर्थ का युद्ध ना हो, और युद्ध कोई अच्छी नीति नहीं है। हम भी मानते हैं कि युद्ध अगर खत्म हुआ, सीज फायर हुआ, तो ये अच्छी बात थी, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक मैसेज जाना चाहिए था। 9 आतंकवादी कैंपों पर उन पर जो है ध्वस्त करके मैसेज तो दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ मोरल हाई ग्राउंड पा लिया, चाहे वो राफेल को गिरा करके हो या झूठ के ड्रोन हमलों के जरिए हो। और कहीं ना कहीं जब उनका आर्मी बेस तबाह होता है और वो चीन और अमेरिका की मदद से मिलिट्री और डिप्लोमेसी दोनों सपोर्ट लेकर के कहीं ना कहीं भारत को भी कहीं ना कहीं एक दबाव डालने में सफल होते हैं, और भारत भी अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देकर के पाकिस्तान से युद्ध को लंबा नहीं खींचता है, फिर उसके नतीजे में युद्ध विराम आता है। और फिर नरेंद्र मोदी आर्मी को श्रेय देते देते खुद पॉलिटिकल श्रेय में लग गए, और लगातार कई सभाएं कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं गोली के बदले गोला फेंकूंगा, रोटी के बदले रोटी खाओ नहीं तो गोली खाओ। कैसे करके जो तमाम बयान दे रहे हैं, ये बयान कहीं ना कहीं एक अच्छी बात नहीं है। भारत का एक तरह से पाकिस्तान जैसे बिल्कुल कमतर देश से मुंह लगाने वाली बात है। आप एक बड़े देश बनना चाहते हैं, विकसित देश बनना चाहते हैं, मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर बनना चाहते हैं, तो बयानों में नहीं जाना होगा। आपको जो है कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक चीजों पर काम करना होगा। आर्मी के लिए वो सारी सहूलियतें फराहम करनी होगी, देश की इकोनॉमी के आगे के सारे बोटलनेक को दूर करने होंगे, और भारत को इस बहाने एक नया स्ट्रेटेजिक रिजॉल्व लेना होगा। यह ठीक बात है कि आपने एक बार नहीं बारंबार कहा कि अब किसी भी तरीके की आतंकवादी वारदात होगी तो हम इसे युद्ध की घोषणा मानेंगे और हम उसे तुरंत रिटेलिएट करेंगे। आप एक बार कहिए, अनेकानेक और बारंबार मत सुनाइए। आपने ऑपरेशन सिंदूर के पहले भी लगातार बयान दिए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आपने कोई इतना बड़ा हमला नहीं किया। ठीक है, उनके आतंकवादी कैंपों को जो है ध्वस्त किया, लेकिन कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम, अजहर महमूद, वो क्या बोलते हैं, जैसे मोहम्मद का वो अजहर, और तीसरा जो है लश्कर ए तौबा का हाफिज सईद, इन तीनों के नरमुंड की अभी भी भारत के 140 करोड़ आबादी को तलाश है। इन तीनों नरमुंडों ने भारत के हजारों निर्दोष लोगों को जो है ना मौत के घाट उतारा है अपने आतंकवादी करतूतों से। कहीं ना कहीं उनके नरमुंड चाहिए, और हमेशा के लिए इनके आतंकवादी करतूतों को एक तरह से दफन करने का पूरा प्रयास बिना बोले, बिना बयान दिए, अपने एक्शन के जरिए जो है इन्हें पूरा कर देना चाहिए। तो कुल मिलाकर के मामला ये हुई कि ना भारत पूरा जीता और न ही पाकिस्तान पूरी तरह से हारा। कुल मिलाकर के दोनों ने फेस सेव किए। तात्कालिक राहत यह है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर का बदला लिया। उन सिंदूर, जिनके सिंदूर उजड़ गए थे, जिनके सुहाग उजड़ गए थे, जिनके बच्चे यतीम हो गए थे, जिनकी पत्नी विधवाएं हो गई थी, जिनके बच्चे, जिनके माँ बाप जो है कहीं ना कहीं वो हो गए थे, एक तरह से अपने बच्चों से वो हो गए थे, च्यूत हो गए थे, उनको कहीं ना कहीं तात्कालिक राहत मिली। ऑपरेशन सिंदूर के बहाने एक जोल्ट दिया गया है, लेकिन अभी अस्थायी इलाज नहीं हुआ है। भारत सरकार भी कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, लेकिन बयान मत दीजिए, आप एक्शन में लाइए। किसी भी तरीके की कोई उनके नापाक मंसूबे, कोई भी उनकी प्लानिंग, उसको आप वैसे ही ध्वस्त कर दीजिए जैसे इजराइल करता है। तो इजराइल अति अमानवीयता के हद पर जाता है, लेकिन भारत कुछ ज़्यादा मानवीय बन जाता है। तो भारत को कुछ ऐसी प्लानिंग करनी होगी कि वह जिस तरीके से पिछले 5 साल में कर रहा था, और अभी आसिफ मुनीर ने जो जाफर एक्सप्रेस के बाद जिस तरीके से वो भाषण दिया कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं, और उसके नतीजे में जो ये पहलगाम अटैक हुआ, तो कहीं ना कहीं उसे पूरा जोल्ट मिलना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो वो तो फील्ड मार्शल बना दिया गया है, और उसके जो है एक तरह से सर उसका और जो है अपने आप में वो एक तरह से अपने आप को और बढ़ा चढ़ा करके फील कर रहा है। तो कुल मिलाकर के भारत को वेट एंड वॉच और कीप साइलेंटली अपने ऑपरेशन को अंजाम देना होगा। बड़ा अच्छा लगा कि सीडीएस ने इस बात को खुलासा किया, और सीडीएस का ये जो खुलासा करना ये जाने मायने रखता है। मुझे लगता है कि एक पूरी पर्सपेक्टिव इस ऑपरेशन सिंदूर का जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपके सामने पेश किया। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर हम पुनः बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।